पे इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज जनरली टेकन एज एन integrating the economy of the country with rest of the world. तो जनरली ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में क्या मतलब है? हम इतनी देर से यही डिस्कस कर रहे हैं कि इट्स अबाउट इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस बात के प्रोज क्या क्या हैं, क्या क्या फायदे हैं इस चीज के? द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज बीन on increase from 5.6% during 1980-90 to 4% shown by Union Budget 2016-17। ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का इंडिया की, वो इंक्रीज करता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। जो 1980-90 में 5.6% था, वो अब तक जिसे कहते हैं ना कि अगर एक कंट्री का जो ग्रोथ रेट होता है ना, growth rate is not does not equal to growth. It's about the rate of growth is about किस किस तेजी से आप ग्रो करें। तो कंट्रीज ग्रो तो करती रहती हैं, बट उनकी वो ग्रोथ करने का जो ट्रेजेक्टरी होता है ना, वो जो रेट होता है ऑफ ग्रोइंग, वो एक्चुअली इवेंचुअली डिक्लाइन होता है। पर इंडिया के 2016-17 के यूनियन बजट के अकॉर्डिंग वो 4% है। मतलब अभी भी इंडिया एक बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है कंपैरेटिवली। देयर इज एन इंटरनेशनल मार्केट फॉर कंपनीज एंड फॉर कंज्यूमर्स। देयर इज वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम। इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट्स और कंपनीज के आने से कंज्यूमर के पास चॉइस ज़्यादा बढ़ गई है। इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंक्रीज हो गया है इनफ्लो का, इन्वेस्टमेंट्स के इनफ्लो का डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलप्ड कंट्रीज से। तो इंडिया का भी उस फायदा होता है इस चीज के चलते, और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाई है। The greater and faster flow of information between countries and greater cultural interactions have helped to overcome cultural barriers. तो क्योंकि फास्टर इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है कंट्रीज के बीच में, इससे क्या हुआ है कि कल्चरल इंटरेक्शन बढ़ी है और कल्चरल बैरियर्स जो हैं वो कम हुए हैं। देख लेते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। Globalization in India is generally taken as integrating in the economy of the country with the rest of the world. तो ग्लोबलाइजेशन, जैसे मैं अभी पीछे भी रिपीट करती आ रही हूँ कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में है। तो इकोनॉमी जो है इंडिया में, वो उसकी इंटीग्रेशन को विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादातर ग्लोबलाइजेशन सिग्निफाई करता है। ऑफ कोर्स और एस्पेक्ट्स हमने देखे, बट मेजर एस्पेक्ट हमने पहले भी पढ़ा कि इकोनॉमी का ही सबसे मेजर एस्पेक्ट है ना। तो बाकी सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो इवेंचुअल हैं। इकोनॉमी जो है वो बेस है, बाकी सब सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब खैर, तो इंडियन इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, उनके क्या प्रोज है वो हम अभी देख लेते हैं। There is an international market for companies and for consumers. There is a wider range of products to choose from. तो इंटरनेशनल मार्केट है कंपनीज और कंज्यूमर्स दोनों के लिए ही, जहाँ से कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर्स के लिए चॉइस जो है वो वाइडर हो जाती है। ठीक है, increase the inflow of investment from developed countries to developing countries. तो इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाते हैं और इससे इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि रिसोर्सेज होंगे तो चेंजेस होंगे ना, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो चीज़ें वैसी की वैसी ही रह जाएंगी। द ग्रेटर एंड फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंट्रीज एंड ग्रेटर कल्चरल इंटरेक्शन हैज हेल्प टू ओवरकम कल्चरल बैरियर्स। जो फास्टर इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन बहुत ही फास्ट एंड ईजी हो चुकी है आज के टाइम पे। तो उस चीज़ का जो एक फ़ायदा है वो यही है कि जो कल्चरल बैरियर्स हैं आपस में, वो ओवरकम हो जाते हैं। यू कैन नो अबाउट समबडीज कल्चर जस्ट बाय searching about it on the internet. So that's how easy it is. Many new companies were formed in by Indian entrepreneurs across different industrial segments in view of liberalized economic policies announced by government. तो जब economic policies, liberalized economic policies government ने announce करी थी, तब बहुत सारे इंडियन entrepreneurs भी उभर कर आए और उन्होंने अलग अलग तरीके की कंपनीज की फॉर्मेशन की, फाउंडेशन की।
A large number of job opportunities increased in India. Of course, अगर नई कंपनीज एस्टेब्लिश होंगी, MNCs का इन्फ्लक्स होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी. It helps in faster developments in telecommunication, road, ports, airports, insurance and other major sector. तो इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट फास्टर हुई क्योंकि ग्लोबलाइजेशन था. और इन सब चीज़ों की डेवलपमेंट के होने के कारण ग्लोबलाइजेशन और भी तेजी से हुआ. ठीक है. इट इंक्रीज्ड FDI एंड FII. तो FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. दोनों तरीके की इन्वेस्टमेंट. अगर आपको इन दोनों के डिफरेंसेस में क्लैरिटी नहीं है तो इकोनॉमी के लेक्चर्स के दौरान ज़रूर मैं आपको बताऊंगी. और अगर आप चाहें तो अभी भी इनको आप बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स आर लोअर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स. तो वही कि कंज्यूमर के लिए क्या बेनिफिट है इन सब चीज़ों का, वही कि प्राइसेस ऑफ गुड्स जो है वो कम रहते हैं. हमने जैसे पिछली वाली स्लाइड में ये चीज़ें फिगर आउट की थी, है ना. और अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइसेस भी ज़्यादा रहती हैं उनके पास. तो ये कंज्यूमर को काफ़ी फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का. तो ये प्रोज हैं, ये फ़ायदे हैं इंडियन इकोनॉमी में जो देखने को मिलते हैं ग्लोबलाइजेशन के बदौलत. है कि कॉन्स क्या चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी में. ग्लोबलाइजेशन हैज जनरेटेड प्रॉब्लम्स लाइक जॉब एंड सोशल इनसिक्योरिटी. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है और जिसके चलते सोशल इनसिक्योरिटीज भी बढ़ी हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से. द पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड्स जॉब along with social as well as job security and other benefits also. तो ग्लोबलाइजेशन के कारण प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा बूम किया, जबकि जॉब सिक्योरिटी और अदर बेनिफिट्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में लोगों को ज़्यादा मिलते हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास प्राइवेट सेक्टर में है. तो ये एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है. द एग्रीकल्चर सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की. ओके. इंडियन इकोनॉमी जो है उसको एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है आज के टाइम पे भी. डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया में सर्विस सेक्टर कितना भी बूम हुआ, इट्स स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी. द अबव 50% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो इंडिया में 50% से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कार्यरत है. दिस सेक्टर हैज़ बीन neglected by the government in the post-reform period and the share of agriculture has been deaccelerated continuously. तो जो गवर्नमेंट थी उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स के चलते एग्रीकल्चर को निगलेक्ट कर दिया बाकी सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी वो इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर को उसका शेयर मिलना चाहिए था ऑफ पॉलिसी वो एक्चुअली डीएक्सेलरेट हो, मतलब एक तरीके से निगलेक्टेड. आज के टाइम पे तो डबलिंग द फार्मर इनकम ये सब इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट कि इन सब इनिशिएटिव्स का जो है उसकी ज़रूरत क्यों रही. इंडियन इकोनॉमी अगर एग्रेरियन इकोनॉमी थी शुरू से, तो क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है आपकी इकोनॉमी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एक्सप्लोर होना चाहिए था. फार्मर्स के लिए पहले से प्रोविजंस काफ़ी अच्छे रहने चाहिए थे बिकॉज आपकी इकोनॉमी उस सेक्टर पे डिपेंड कर रही है. बट आज तक we are the farmers income has still not doubled. We are just striving to achieve that purpose. तो इससे पता चलता है कि कहीं डेप्रीवेशन रही है तब आज के टाइम पे ऐसा इनिशिएटिव लाया गया है ना. Post reform period has witnessed a drastic increase in child labor because due to LPG policy the role of public sector was reduced. Therefore the corporate is working for profit motive only. तो और चाइल्ड लेबर से क्या होता है, वो सस्ते में मिल जाती है, इसीलिए वो इलीगली चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करते हैं. Process of capital intensive from labor intensive adopted
ग्लोबल टेक्नोलॉजी देन ऑटोमेटिक मशीनरीज। तो क्या हुआ कि कैपिटल इंटेंसिव कर दिया गया प्रोसेस को लेबर इंटेंसिव से, क्योंकि ग्लोबल टेक्नोलॉजीज का इन्फ्लक्स हुआ, ऑटोमेटिक मशीनरी का इन्फ्लक्स हुआ, तो लेबर इंटेंसिव। अब यहाँ पे हमने यही पॉइंट जब हमें प्रोज में लिखना था तो हमने अलग पर्सपेक्टिव से शो किया, जब हमें कॉन्स में ये पॉइंट लिखना है तो हम इसे अलग पर्सपेक्टिव से शो करें। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है सेम ही बात को कहने का। इसी तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग में भी चीजें यू नो मैटर को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स तो रहते ही हैं। ठीक है, बट दिस हैज रिजल्टेड इन हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो टेक्नोलॉजी आई, ऑटोमेशन आई, जिसकी वजह से जो लेबर इंटेंसिव काम था वो मशीनरी से होने लग गया, जिसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में और इंक्रीज हो गई, विच इज बिकमिंग बिगेस्ट चैलेंज फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट टुडे। ठीक है, वी मे कॉल ग्लोबलाइजेशन as double-edged weapon that helped Indian consumers to enjoy all high-quality global brands। तो दो धारी तलवार के तौर पे ग्लोबलाइजेशन को जरूर देखा जा सकता है, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर जो है उसको डेफिनेटली फायदा हुआ है, ग्लोबल ब्रांड्स, मल्टीपल चॉइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, कई सारी चीजें इस तरीके की देखने को मिलती है। पर दूसरी तरफ क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इट्स टाइड has to tide over its serious foreign exchange problems, even though temporarily, by getting a loan from the World Bank। तो इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज से निकलने के लिए वर्ल्ड बैंक की हेल्प लेनी पड़ी थी, बट इट हैज बीन at the cost of decontrol of Indian government over its economy and at the cost of local industry। तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसे ही थोड़ी लोन दे दिया था इंडिया को, उन्होंने चेंजेस प्रिस्क्राइब किए जो कंपल्सरीली इंडियन गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने पड़े थे, जिसके चलते ही ग्लोबलाइजेशन जैसे रिफॉर्म्स लिए गए थे। ओके, अब देख लेते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी के बारे में हम कल इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए प्लीज, हिट द लाइक बटन। किसी भी तरीके की इंटरेक्शन के लिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चंस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट लीव जरूर करें। इफ नॉट, जस्ट लीव अ सिंपल हाई इन द कमेंट सेक्शन टू सपोर्ट द इनिशिएटिव, to show your support to the initiative, and also do not go before you subscribe to the channel, and you can also share the video with the people you think will find the content relevant, and through your word of mouth as well. Do not miss out on any of these. Kindly consider doing all these. It will motivate me to keep going. And yeah, that's it for today. Thank you for watching.